नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में प्रचार प्रसार थमने के बाद अब सियासी दलों के लिए अग्नि परीक्षा की घड़ी आ चुकी है। कल हरियाणा के 2 करोड़ से ज्यादा वोटर्स ईवीएम में सियासी सूरमाओं की किस्मत कैद करेंगे। हरियाणा की 90 सीटों पर कल एक ही चरण में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। दरअसल 5 अक्टूबर को 5 सितंबर को जो नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई थी, उसके साथ ही अब 5 अक्टूबर की तारीख तय की गई वोटिंग के लिए। प्रचार भी शुरू हुआ था 5 सितंबर को, हमने देखा। उसके बाद बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में स्टार प्रचारक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री नायब सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने मोर्चा संभाला। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से राहुल, प्रियंका, भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट और भूपेश बघेल सहित तमाम दिग्गजों ने सूबे की प्रो कांग्रेसी हवा की तूफान बनाने की कोशिश करते नजर आए। सवाल यह कि हरियाणा की सियासी फिजा आप क्या कहती है? तूफानी दौरों के बाद किस पार्टी का पलड़ा कितना भारी नजर आ रहा है? यह सवाल बरकरार है। अब अग्नि परीक्षा का समय आ चुका है। सियासी दल पूरी ताकत दमखम आजमाते नजर आए। बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, मुख्य मुकाबला इन 2 पार्टियों के बीच ही है। उधर कुछ और दल हैं, चुनावी दल, जो लगातार हरियाणा के रण में अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं। अब सवाल यह है, कल वोटिंग होगी। कल का मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा। मतदाताओं के मन में क्या है, सियासी फिजा क्या कहती है, अब तक की जो धुआंधार प्रचार और रैलियां हुई हैं उसके आधार पर समीकरण किस तरह के बैठेंगे या फिर बैठ सकते हैं, तमाम कयासों के सवाल जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार हैं, पानीपत से देवेंद्र कथुरिया एसोसिएट एडिटर, और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में रहेंगे। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। आखिर वो घड़ी आ गई जिसका था महीनों से इंतजार। 5 अक्टूबर को होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव में संभवतः पहली बार इतना कड़ा मुकाबला दिख रहा है कि बस कयास ही लगाए जा सकते हैं। दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में दोनों बड़े दलों बीजेपी और कांग्रेस में कई सीटों पर कांटे की टक्कर है। बीजेपी के लिए एक बार फिर जीटी रोड बेल्ट और अहीरवाल क्षेत्र चुनाव दर चुनाव साथ देने वाला हो सकता है, तो कांग्रेस के लिए जाट बेल्ट और पश्चिमी हरियाणा में मजबूत पकड़ के अलावा इस बार जीटी रोड बेल्ट में बीजेपी और कांग्रेस में कई जिलों में जबरदस्त टक्कर है, जबकि दोनों बड़े दल सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। ऐसे में दोनों बड़े दलों के उम्मीदवार आपसी कड़े मुकाबले के साथ ही 1/3 सीटों पर निर्दलीयों के बीच में भी फंसे हुए हैं, यानी कहीं भी कुछ भी हो सकता है दिल थाम के। गौरतलब है कि 15वीं हरियाणा विधानसभा के गठन के लिए इस बार 1 महीना पहले चुनाव होने के चलते सियासी पार्टियों और उम्मीदवारों समर्थकों को सिर्फ 49 दिन ही मिले हैं। ऊपर से निर्दलियों और बागियों की लहर, ऐसे में धड़कनें तो बड़ी हुई हैं। 90 माननीयों के चुनाव के लिए 2 करोड़ 5 लाख मतदाता अपने वोट के फैसले से किन किन की गाड़ियों को चंडीगढ़ का ग्रीन सिग्नल देते हैं, बस अब इसी से पर्दा उठना बाकी है। जिंदाबाद जिंदाबाद। लीजिए, शनिवार 5 अक्टूबर को आपकी उंगली नए हरियाणा की तस्वीर की लकीरें खींचेगी और 8 अक्टूबर मंगलवार को चुनाव के नतीजे आएंगे। आपको याद हो कि इसी साल 25 मई को लोकसभा के चुनाव हुए थे। 25 मई को शनिवार था और 4 जून को जब परिणाम आए तो उस दिन मंगलवार था। अब भी शनि और मंगलवार का योग। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथुरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो। हरियाणा का सियासी रण क्या कहता है? बेहद दिलचस्प इस बार हरियाणा का सियासी रण नजर आ रहा है। कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। जहां एक तरफ हैट्रिक लगाने की बीजेपी कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस 10 साल के सूखे को, वनवास को खत्म करने की जुगत में जुटी हुई है। तमाम दिग्गज स्टार प्रचारकों का हमने दौर देखा, जनता से कनेक्ट होने की उन्होंने कोशिश की। अब जनता किस पर भरोसा जताएगी,
वो बटन कल दबेगा। सुबह 7 बजे से जब वोटिंग शुरू होगी, शाम 6 बजे तक किस उम्मीदवार और किस पार्टी पर जनता भरोसा जताएगी, बेहद दिलचस्प होगा। ईवीएम में किस्मत भी तमाम दिग्गजों की, सियासी सूरमाओं की कैद होगी। बेहद दिलचस्प हरियाणा का चुनाव नजर आ रहा है। देवेंद्र, अग्नि परीक्षा की घड़ी है, हमने देखा तमाम मैराथन तैयारियां हुई, काउंटडाउन शुरू हो गया है, अब माहौल क्या कहता है? देखिए सौरभ, 2014 में बीजेपी एक तरफा थी, मोदी जी की लहर थी, कोई दिक्कत नहीं, बीजेपी सरकार बना गई। 40 साल में पहली मर्तबा अपने बूते जो बैसाखी की भूमिका में रही थी प्रदेश की सियासत में, 2014 में बढ़िया तरीके से, हालांकि 47 सीट आई थी, लेकिन बीजेपी ने अपने बूते सरकार बनाई थी। फिर 2019 में भी बीजेपी को ज्यादा दिक्कतें नहीं थी। इन 10 सालों में 5-5 साल के कार्यकाल बीजेपी के रहे हैं। कांग्रेस बहुत कमजोर थी, संगठन नहीं था, गुटबाजी थी, निराशा थी, कांग्रेस की कोई बात नहीं कर रहा था। 10 साल गुजर गए इस बात को। लेकिन अब लोकसभा चुनाव 2024 में जो आए हैं 10 साल बाद, उससे थोड़ा सा तस्वीर बदली है। जिस तरीके से अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस का रहा है और सत्ता का सूखा खत्म करने का एक उत्साह जगा है कांग्रेस के अंदर। 5-5 सीटें, 10 सीटों में 5 बीजेपी की, 5 कांग्रेस की। कांग्रेस को 5 सीटें हासिल हुई, बीजेपी को 5 सीटों का नुकसान हुआ। इसी का नतीजा है कि विधानसभा चुनाव में अब मुकाबला नजर आ रहा है। हालांकि 10 साल के बाद भूपेंद्र हुड्डा की सरकार हमने देखी, उससे पहले भी जो सरकारें थी, 10 साल के बाद एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर मुखर होता है, क्योंकि लोगों का स्वभाव होता है बदलाव, नई चीज देखना, फिर नाराजगी भी ज्यादा होती है। और आपको सौरभ एक चीज ये बताऊं, भूपेंद्र हुड्डा की सरकार 2014 में जब गई थी, 10 मंत्री चुनाव हारे थे, 10 मंत्री। 2019 में बीजेपी जब दोबारा सत्ता में दूसरी बार चुनाव हुए थे तो 9 मंत्री हारे थे 14 में से। अब ये भी स्थापित सत्य है कि जो सरकार होती है, मंत्रियों पर ज्यादा गाज गिरती है। जैसे राजनीतिक इतिहास बता रहा है, हुड्डा की सरकार गई तो 10 मंत्री हारे। 2019 में बीजेपी की जो दूसरी बार सरकार बनी, उसमें 9 मंत्री बीजेपी के हार गए। अब फिर हालांकि एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर है, लेकिन मेरे को लगता है किसी खास मंत्री या किसी नेता को लेकर अब नहीं कह सकते कि उसके खिलाफ ज्यादा गुस्सा है। ओवरऑल देखें तो बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, बदलाव वाला जो फैक्टर है, और तीसरा कांग्रेस का मजबूत होना, ये 3 फैक्टर हैं। और इसी वजह से अब मुकाबला हो रहा है। और इनेलो को पता है, जज्बा को पता है, जो बाकी छोटे दल हैं टूट गए, कमजोर हो गए, उनको भी पता है कि उनका भी कांग्रेस की तरह कई साल सत्ता का सूखा चल रहा है। उन्होंने एक दूसरे से हाथ मिलाई, गठबंधन बने, कुछ निर्दलीय आए, बागी आए। तो एक तरह से 10 साल बाद ये हरियाणा का पहला ऐसा चुनाव है, मेरे को लगता है बड़ा रोचक चुनाव है। ज्यादातर सीटों पे बीजेपी कांग्रेस का मुकाबला है, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला जहां जहां है, 1/3 सीट या 31 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबले हैं, जहां बागी या इंडिपेंडेंट खड़े हैं। तो अभी कोई पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकता, लेकिन कयास लगाए जा सकते हैं कि मुकाबला बीजेपी कांग्रेस के बीच है। लेकिन उठापटक करने वाले, उलटफेर करने वाले भी निर्दलीय और बाकी जो दल हैं गठबंधन में लड़ रहे हैं, वो कर सकते हैं ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल। महेश, जो स्थिति है इस वक्त क्या नजर आ रही है? क्योंकि अब काउंटडाउन बिगिंस कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि कल अब जो सियासी दिग्गज हैं उनके भी दिलों की धड़कनें बढ़ गई होंगी, क्योंकि कल वोटिंग का दिन है और तमाम सूरमा ये सोच रहे होंगे कि किस पार्टी के पक्ष में वोटर्स वोट करेंगे, ये सवाल है। और हरियाणा की हॉट सीटें कौन सी हैं जहां पर मुकाबला बेहद दिलचस्प दिखता हुआ नजर आएगा? क्योंकि आप जमीनी स्तर पर भी गए, लोगों से अपने हालचाल जाना, उम्मीदवारों से भी जानने की कोशिश की, क्या कुछ सियासी फिजा नजर आ रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी में टिकटों के बंटवारे के साथ ही ये माना जा रहा था कि काफी डगर आसान जो है कांग्रेस पार्टी की, उससे पहले मानी जा रही थी। टिकटों के बंटवारे के बाद से कांग्रेस पार्टी की मुश्किलात बढ़ती चली गई और भारतीय जनता पार्टी टिकटों के ऐलान के बाद ये लग रहा था कि काफी खराब स्थिति का सामना भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही ऐन वक्त पर, खासकर 2 सीटों का जिक्र यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से करना चाहूंगा। एक नांदोद विधानसभा की सीट और दूसरी उकलाना आरक्षित सीट, जो कि कुमारी शैलजा डिमांड कर रही थी लेकिन उन्हें नहीं दी गई। उसके बाद एक बहुत बड़ा जलजला देखने को मिला, बहुत बड़ा एक आरक्षित वोटर्स को लेकर, अनुसूचित जाति के वोटर्स को लेकर एक मूड स्विंग देखने को मिल रहा था। इस तरह की परिस्थितियां कांग्रेस पार्टी में बनी, जिससे अनुसूचित जाति के वोटर जो कि कांग्रेस पार्टी के साथ टैग्ड माने जा रहे थे, जुड़े हुए माने जा रहे थे, उनमें दूरियां देखने को मिली और उसके बाद से ही पूरी परिस्थितियां बदलती चली गई। आज की परिस्थिति का अगर जिक्र करें तो कांग्रेस पार्टी के मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी उतनी कमजोर नहीं है जितनी की शुरुआत में मानी जा रही थी। उतनी खराब स्थिति भारतीय जनता पार्टी की नहीं
नहीं है जितनी की शुरुआत में मानी जा रही थी। जैसे जैसे वक्त नजदीक आया और फैसले की घड़ी जैसे जैसे नजदीक आ रही है, ज्यादातर सीटों पर कह सकते हैं कि जो मुकाबले से बाहर लोग थे वो मुकाबले में आ गए, जो मुकाबले में थे वो जीत के करीब पहुंच गए, और कह सकते हैं कि ज्यादातर जगहों पर कांटे की टक्कर यहां पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एंटी इनकम्बेंसी ने पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी को डुबो ही दिया हो। अब यहां खराब स्थिति अगर बन रही है तो यहां कांग्रेस पार्टी के भीतरघात करने वाले नेताओं की वजह से बन रही है, और यही सबसे बड़ी है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा गेन किया। बहुत अच्छा गेन करने की वजह भारतीय जनता पार्टी की अपनी मेहनत से ज्यादा यहां कांग्रेस पार्टी के नेताओं की मेहनत थी। हालांकि यह भी सच है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा एक ही रथ पर सवार होकर जब निकले तो काफी कुछ संभाला भी गया। कांग्रेस पार्टी ने परिस्थितियों को और बेहतर बनाने का काम भी किया, और बहुत अच्छी कह सकते हैं कि कोशिश ये कांग्रेस पार्टी की मानी जा सकती है। लेकिन यहाँ जो मेन फैक्टर है वो यह है कि भारतीय जनता पार्टी से वोटर नाराज था और उसी नाराजगी का फायदा कांग्रेस पार्टी को मिल रहा था। लेकिन कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी परिस्थितियां इस तरीके की कायम कर दी गई, और ऐसे लग रहा था कि जैसे कांग्रेस पार्टी वो सीटें जो लोग देना चाह रहे हैं लेने के लिए तैयार नहीं है, और इस तरह की परिस्थिति बनती हुई नजर आई कि लोग जिताना चाह रहे हैं और वो जीतना नहीं चाह रहे हैं। इस तरह की परिस्थिति बनती हुई नजर आई। उसका नेट रिजल्ट आज की स्थिति में जो बनता हुआ नजर आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने भी अच्छा गेन किया है, और अच्छे खासे मुकाबले में इस वक्त कांग्रेस पार्टी के सामने भारतीय जनता पार्टी खड़ी नजर आ रही है। वीरेंद्र जी, स्थिति क्या लग रही है? अब कल वोटिंग होगी, मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। हरियाणा की सियासत इस बार क्या कहती है, सियासी फिजा क्या कहती है? दिग्गजों की धुआंधार रैलियां भी हमने देखी, मैराथन तैयारियां भी देखी, दिलों की धड़कनें जरूर बढ़ रही हैं। क्या कहती है सियासी फिजा हरियाणा की, कल क्या होने वाला है? देखिए, एक बात तो बड़ी स्पष्ट है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, तो उसे अपने बागियों के का सामना करना पड़ रहा है। बागी क्या गुल खिलाते हैं ये बहुत कुछ उन पर निर्भर करेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी खेला कर सकती है, तो कांग्रेस को अपनी मेजोरिटी बहुमत के आना ही होगा। अगर कांग्रेस बहुमत से चूक जाती है तो सरकार बनाना कांग्रेस के बूते से बाहर की बात हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी तो बना लेगी, भारतीय जनता पार्टी तो 30-35 सीटों के अंदर पर भी सरकार बनाने की क्षमता रखती है, लेकिन कांग्रेस के साथ ये स्थिति नहीं है। कांग्रेस को तो बहुमत के नजदीक बहुमत तो लाना ही होगा। अब ये देखिए, 4 महीने पहले लोकसभा चुनाव हुए थे, तो लोकसभा चुनाव के अंदर हम विधानसभा के बार अगर स्थिति का विश्लेषण करें तो 46 सीटों पर जो है कांग्रेस की बढ़त मिली थी। उसमें 42 सीटें कांग्रेस की थी और 4 सीटें आम आदमी पार्टी थी, और 44 सीटों पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी थी। अगर अकेले में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की 44 थी और कांग्रेस की 2 कम 42 थी। और अगर हम 4 महीने के बाद अब ये स्थिति देखते हैं, तब देखिए तब राष्ट्रीय मुद्दे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव प्रबंधन के से ये दिखा दिया है कि चाहे वो सरकार के खिलाफ वातावरण भी था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कड़ा मुकाबला किया। भारतीय जनता पार्टी ने समर्पण नहीं किया। कांग्रेस के नेता तो ये मान के चल रहे थे उनकी तो सरकार बन गई, उनकी तो मुख्यमंत्री पद की लड़ाई शुरू हो गई, वो तो मान के चल रहे थे कि सरकार तो हमारी आई हुई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव प्रबंधन से ये साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी विपरीत परिस्थितियों में भी चुनाव को लड़ना जानती है। चुनाव कैसे लड़ा जाता है ये भारतीय जनता पार्टी ने दिखा दिया है, और ये स्थिति अपनी बनी है कि कांटे का मुकाबला है। ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी आसानी से कांग्रेस को सरकार बनाने देगी। भारतीय जनता पार्टी ने हर सीट पर फोकस किया है, कोई सीट ऐसी नहीं है जिसने लगे कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ समर्पण कर दिया है। तो कांग्रेस के नेताओं की फूट तो थी, इसमें कोई नई बात नहीं है। और ये बात है कि दलित कार्ड और जाट समुदाय ये कांग्रेस का एक बहुत बड़ा आधार है। कांग्रेस को लगता है देखिए हर क्षेत्र में, चाहे जीटी रोड बेल्ट हो, भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा मुकाबला किया है। ये लग रहा था कि जीटी रोड बेल्ट पर भारतीय जनता पार्टी को इस बार नुकसान होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर अपनी अच्छी स्थिति बनाई है। अहिरवाल बेल्ट के अंदर भारतीय जनता पार्टी आज भी मजबूत स्थिति में है। तो ये देखिए, देशवाल बेल्ट में भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, मजबूत उतनी नहीं है, लेकिन कांग्रेस की मजबूती के बाद भी भारतीय जनता पार्टी वहां पर अपना अस्तित्व दिखा रही है। तो कुल मिला के देखा जाएगा कि ये मुकाबला कांटे का तो है ही है। मतलब ये कांग्रेस की, हम इसको आंधी या सुनामी नहीं कह सकते। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की आंधी और सुनामी को रोकने में सक्षम हुई है, और ये चुनाव परिणाम बताएंगे। अब तो क्या स्थिति का रुख रहता है और मतदान प्रतिशत कितना रहता है, ये इस पर निर्भर करेगा कि अधिक से अधिक मतदान हो तो भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिल सकता है, या कांग्रेस अपने पक्ष में कितना मतदान करा पाती है, ये अब देखने वाली बात होगी। देवेंद्र, जो हमने बीते चुनाव का अगर आकलन किया जाए 2014-19 को भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं जीटी रोड की जो बेल्ट है उस पर बीजेपी मजबूत रही है, अहिरवाल क्षेत्र में मजबूत रही है। इस बार की समीकरण क्या कहते हैं? क्योंकि राहुल गांधी की जो रैलियां शुरू हुई, विजय संकल्प यात्रा उन्होंने की, तो वो जीटी रोड बेल्ट को ही पकड़ते हुए आगे बढ़े।
इस बार सेंध लगाने की कोशिश की गई। बूस्टिंग एरियाज की अगर हम बात करें तो क्या बीजेपी के लिए एक बार फिर से वो मुफीद साबित होगी, जिस पर भरोसा बीजेपी जता रही है और जिसको लेकर पार्टी शुरू से फोकस में भी चल रही है कि गैर जाट समुदाय को ज्यादा साधने की पार्टी कोशिश कर रही है, हालांकि बैलेंस भी बना रही है, लेकिन मेन फोकस वही है। क्या कुछ नजर आ रहा है उस एरिया में? देखिए सौरभ, 2014 में 19 में विधानसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव हुए और नगर निगमों के भी चुनाव हुए। इन तीनों चुनाव में जीटी रोड बेल्ट में बीजेपी को बड़ा समर्थन मिला। कांग्रेस 2014 की बात करें तो बहुत कम सीटें मिली, मेरे को 10% सीट, 90% सीटें बीजेपी जीत गई 14 में। 19 आते होते 2019 के जो चुनाव हुए थे, हालांकि लोकसभा में नहीं लेकिन विधानसभा में कांग्रेस का कुछ अच्छा प्रदर्शन रहा, चूंकि 31 सीटें आई थी और बीजेपी को 40 आई थी। जीटी रोड बेल्ट में 2019 के विधानसभा चुनाव में कुछ प्रदर्शन सुधरा था, लेकिन अब जब कांग्रेस ने समीक्षा की 10 साल का सूखा खत्म करने की, एक बार फिर निराशा से बाहर आने की जब कांग्रेस ने कोशिश की, बैठकें हुई, हालांकि यह भी मेरे को लगता है देश के राजनीतिक इतिहास में कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी 10 साल में बिना संगठन के दूसरी बार चुनाव में जा रही है। मेरे को तो देश के राजनीतिक इतिहास में ऐसा किसी राजनीतिक दल के साथ नहीं होगा कि 10 साल में 2 विधानसभा चुनाव लड़े और बिना संगठन के। तो क्या जीटी रोड बेल्ट में काम किया है भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा, उदय भान को लेकर आए, उनकी मूवमेंट, उनके लोगों से संपर्क, रैलियां, जनसभा, मिलना, चाय पार्टी, सब कुछ किया। कांग्रेस ने इस बार जीटी रोड बेल्ट पर फोकस किया। उनको लगा कि 14 और 19 के सभी चुनाव में, लोकसभा, विधानसभा, नगर निगमों के चुनाव में जीटी रोड बेल्ट ने बीजेपी का साथ दिया। और एक अहीरवाल, जिसको दक्षिण हरियाणा कहते हैं, 10-12 सीटें वहां भी है और 23 सीटें यहां पर है। कालका से चले तो समालखा तक, हालांकि सोनीपत को जाट बेल्ट एरिया कहा जाता है, कालका से समालखा तक 23 सीटें हैं। तो कांग्रेस की समीक्षा में सामने आया कि जीटी रोड बेल्ट में चूंकि एक वर्ग विशेष जो ज्यादा आक्रामक राजनीति करता है, मेरा मतलब जाट वर्ग से है, यहां नॉन जाट की संख्या ज्यादा है, व्यापारी ज्यादा है, जैसे अग्रवाल कम्युनिटी के लोग हो गए, पंजाबी हो गए, ब्राह्मण हो गए, राजपूत हो गए, SC ST हो गए। तो जो जाट बहुल वाले क्षेत्र है वो जींद, रोहतक, सोनीपत, भिवानी, हिसार, ये हो गए, वहां जाट प्रभाव ज्यादा है उसका। तो ये चूंकि जाटों का ज्यादा प्रभाव जीटी रोड बेल्ट में नहीं है, 7 जिले हैं चंडीगढ़ से दिल्ली की ओर, तो यहां बीजेपी को, चूंकि शहरी क्षेत्र है ज्यादा, इसलिए बीजेपी को समर्थन मिलता रहा है और हर बार कांग्रेस के मुकाबले कहीं ज्यादा फायदा। लेकिन अब 10 साल बाद ऐसा लग रहा है कि जीटी रोड बेल्ट की कई जिलों में, कई विधानसभा सीटों में कांग्रेस और बीजेपी का कांटे की टक्कर लग रही है। कुछ सीटें बीजेपी जीत सकती है, कुछ कांग्रेस के पास भी जा सकती है। अब मुकाबले वाली स्थिति है जीटी रोड बेल्ट पे। ठीक है महेश, जो स्थिति है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स का जिक्र कर रहे हैं, नए वोटर्स का जिक्र कर रहे हैं, तकरीबन 18 से 19 साल के जो यूथ वर्ग जिसे कहा जाएगा वो 5.25 लाख के आसपास है, उसमें तकरीबन 1.5 लाख के करीब दिव्यांग भी हैं। लेकिन सवाल ये कि जो यूथ है वो क्या देख रहा है इस बार, हरियाणा का यूथ किस तरफ देख रहा है, क्या नजर आ रहा है, किस तरीके के विचार उसके मन में है, किस पार्टी को वो चुन सकता है, क्या कुछ अंदर खाने यूथ के मन में चल रहा है? सियासी धुरंधर तो अपनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन युवा क्या देख रहा है? क्योंकि युवाओं को फोकस करके तमाम सियासी दल के लिहाज से सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने युवा वोटर्स को साधने की भी कोशिश की है। यहाँ तक कि कॉलेजेस में भी बड़ी स्क्रीन लगाकर मोदी के चेहरे को वहां तक पहुंचाने की कोशिशें की गई थी। हर संभव प्रयास यहाँ पर नए युवा वोटरों तक पहुंचने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया था और मोदी का चेहरा अगर लोगों तक पहुंचता है तो यकीनन फिर यहाँ भारतीय जनता पार्टी को उसका कम या ज्यादा फायदा भी मिलता है। लेकिन हरियाणा प्रदेश के युवा वोटर्स का अगर जिक्र करें तो आप फ्रेश वोटर्स के अलावा जो युवा वोटर्स है, मैं उनकी भी बात तो इसमें जोड़ने का काम कर रहा हूं। दरअसल बेरोजगारी सबसे बड़ी परेशानी है और महंगी शिक्षा व्यवस्था यहाँ पर बच्चों को सबसे बड़ी चुनौती के रूप में, उनके अभिभावकों को इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती के रूप में नजर आ रही है। चाहे मेडिकल एजुकेशन की बात की जाए, चाहे इंजीनियरिंग की एजुकेशन की बात की जाए, ज्यादातर बच्चे अब तकनीकी शिक्षा की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो 25 से 50 लाख, 75 लाख, 1 करोड़ तक का जो खर्च है वो अभिभावकों को भरना पड़ रहा है। तो ऐसे में इतनी बड़ी लागत के साथ बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाना हरियाणा के लिए, हरियाणा वासियों के लिए मुमकिन नहीं हो पा रहा है। तो मुझे लगता है कि सरकार की ये जिम्मेदारी थी, लेकिन उस जिम्मेदारी को यहाँ पर दरकिनार करते हुए बहुत बड़ा आर्थिक बोझ परिवारों पर
इन बच्चों के परिवारों पर डालने का काम सरकारों की तरफ से किया गया था। तो मुझे लगता है कि युवा वोटर्स, फ्रेश वोटर्स की जहां तक बात की जाए या फिर युवा वोटर्स की बात की जाए, यहाँ पर रोजगार के कम अवसर और बढ़ती प्रतिस्पर्धा के अलावा महंगी शिक्षा व्यवस्था भी यहाँ बच्चों के लिए सबसे बड़ी परेशानी है। और मुझे लगता है कि इसी वजह से यहाँ भारतीय जनता पार्टी की पहली पसंद में शामिल नए युवा वोटरों के लिए नहीं होंगे। इस तरह की परिस्थितियां हैं और बेरोजगारी सबसे बड़ी चिंता इस वक्त युवा वोटर्स के सामने नजर आ रही है। वीरेंद्र जी, पोलिंग पार्टियां रवाना हुई हैं। 2019 में भी हमने देखा था जो सियासी रण था, 2014 में भी हमने देखा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों की अगर हम स्थिति की बात करें तो कितनी अलग नजर आ रही है दोनों की स्थिति? स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर में कौन नजर आ रहा है? बीजेपी नजर आ रही है, कांग्रेस नजर आ रही है? क्योंकि देवेंद्र बता रहे हैं जिस तरीके से सियासी सूखा एक तरफ खत्म करने की कोशिश और एक तरफ हैट्रिक करने की कोशिश है, तो मौजूदा हाल की बात करें तो दोनों ही पार्टियों के सियासी समीकरण क्या कहते हैं? देखिए, जब चुनाव की घोषणा हुई थी तो कांग्रेस बहुत मजबूत लग रही थी। मुझे लग रहा था कि कांग्रेस आसानी से सत्ता में आ जाएगी। लेकिन जैसे ही चुनाव प्रचार हुआ तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति दिखाई दी, देखिए मोदी जी ने 4 जनसभाएं की, अमित शाह ने 10 जनसभाएं की, और कोई भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य का कोई मुख्यमंत्री ऐसा नहीं था जिसका हरियाणा का चुनाव का कार्यक्रम ना बना हो। और केंद्रीय मंत्री भी आए, पार्टी के पदाधिकारी भी रहे। तो कुल मिला के देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीतने के लिए हर कार्ड खेला है, हर जातीय समुदाय का भी खेला है, जातीय कार्ड भी खेला गया है। अब देखिए, मनोहर लाल जी कभी जात पात में विश्वास नहीं करते। कल रात उन्होंने करनाल में पंजाबी सम्मेलन को भी संबोधित किया। हालांकि जब भी चुनाव आते हैं, जब निगम का चुनाव था तब भी उन्होंने पंजाबी कार्ड खेला था, और अब भी करनाल के अंदर जो है कल पंजाबी कार्ड खेला गया। तो मतलब भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। जो कुछ भी बन सकता था, कहां भी किसी तरह से वो हो सकता था, भारतीय जनता पार्टी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया है। ये स्थिति को देखते हुए कि लोकसभा चुनाव के बाद ये मोदी जी की लोकप्रियता पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता हो, पदाधिकारी हो, उन्होंने पूरी तन्मयता के साथ जो है प्रचार किया है। लेकिन कांग्रेस में जो है व्यक्ति विशेष के प्रति लगाव दिखाई दिया। कांग्रेस का संगठन के स्तर पर या पार्टी के स्तर पर देखा ऐसा नहीं, लोग वहां व्यक्ति विशेष से जुड़े हुए हैं। और जब ये विधानसभा चुनाव है, ये व्यक्ति विशेष का चुनाव हो गया है। लोगों का जुड़ाव जिस व्यक्ति विशेष के साथ ज्यादा होगा, जिसका संपर्क ज्यादा होगा, जिसकी जनता के बीच छवि होगी, तो उसको आधार मिलेगा। तो कुल मिला के ये देखिए, मुकाबला तो कांटे का है, ये तो हम कह सकते हैं, लेकिन एज किसका रहेगा, बढ़त किसकी रहेगी, ये कहना भी जल्दबाजी है। कल मतदाताओं के रुख पर निर्भर करेगा। कुछ बागी भी खेल बिगाड़ रहे हैं, इसलिए इसका आकलन करने में इतनी आसानी नहीं है। और लेकिन कुल मिला के देखा जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का कांटे का मुकाबला है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्थिति में सुधार किया है, लेकिन माहौल कांग्रेस का रहा है। अब ये माहौल को जो वोटों में कितना परिवर्तित कर पाती है कांग्रेस, ये तो परिणाम ही बताएंगे। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सियासी दौरों के बाद अब समय अग्नि परीक्षा का है, क्योंकि कल हरियाणा की जनता 2 करोड़ से ज्यादा वोटर्स, जो 1000 से ज्यादा कैंडिडेट हैं, उनकी किस्मत को ईवीएम में कैद करेंगे। किसके हाथ लगेगी सत्ता इस बार, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि 8 तारीख को जब काउंटिंग होगी तो तस्वीर साफ होगी। फिलहाल सियासी रण में जो सियासी दिग्गज हैं, उनके दिलों की धड़कनें जरूर बढ़ गई हैं।